हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 6, 7 एंड 8 एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 को। चैप्टर नंबर 10 है आपका पर्यावरण असंतुलन, मानव हस्तक्षेप का परिणाम। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका है पर्यावरण असंतुलन मानव हस्तक्षेप का परिणाम, अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 देख रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर का पर्यावरणीय असंतुलन के दुष्परिणाम लिखें। उत्तर में लिखेंगे आंधी, तूफान, अकाल जैसी आपदाएं तथा प्रदूषण आदि सभी पर्यावरण असंतुलन के दुष्परिणाम हैं। प्रश्न नंबर खा पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में किस प्रकार सहायता करते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण का संतुलन किस प्रकार से बनाए रखते हैं, किस प्रकार से सहायता करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना। उत्तर में लिखेंगे पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं तथा इसमें ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं। पेड़ पौधे वर्षा कराकर पृथ्वी पर तथा वायुमंडल में जल की उचित मात्रा को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही वे वायुमंडलीय ताप को भी नियंत्रित रखते हैं। ये मिट्टी के कटाव को रोककर उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पेड़ पौधे से हमें क्या क्या, इनसे हमें किस प्रकार से पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखा था आपके सामने, क्या करना है कि ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं। जैसे कैसे सोखते हैं, CO2 गैस मिली, जल से क्रिया कराया इसको, फिर इसको हमने सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराया यानी HNO, और क्या बना दिया इसने C6H12O6। ये अपना भोजन बना लिए C6H12O6। अब पूछिए आप कहाँ से ये जल कहाँ से आ गया। तो जल जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के जड़ों से आता है, रूट से आता है। किसके रूप में आता है, जाइलम के रूप में आता है। तो आपको मालूम होगा जाइलम का इसमें हो जाता है, जाइलम पाए जाते हैं पेड़ पौधों में। ये क्या करते हैं, पानी का संवहन करते हैं, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाते हैं। यानी जड़ों से कहाँ पहुँचता है, उनकी पत्तियों में पहुँचता है। जब पत्तियों में पहुँचता है पेड़ पौधों के, तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखे रहते हैं। किसके रूप में, इनकी पत्तियों में वात रंध्र पाया जाता है, वात रंध्र बोलते हैं। ठीक है, अभी ये वात रंध्र से एक कार्बन डाइऑक्साइड को जो वायुमंडल में था उसको अवशोषित कर लिया पत्तियों ने। अवशोषित करने के बाद जो CO2 उसने अवशोषित किया, फिर नीचे से हमें क्या मिल गया, पानी मिल गया। CO2 अवशोषित कर लिया था पत्तियों से, H2O कहाँ से मिल गया, जाइलम से। हमें जो जड़ से हमको सूर्य का प्रकाश जैसे मिला, पेड़ हमको नहीं मिला, पेड़ पौधों को मिला। और उसने क्रिया कराया, क्रिया कराने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप हमें यानी क्लोरोफिल हमें क्या प्राप्त हो गया, C6 ये प्राप्त हो गया। उसको क्या नाम है, C6H12O6 है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसको मिल गया, ये पेड़ पौधों के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल हो गया। और उन्होंने क्या बना दिया, उसके साथ O2 गैस बना दिया। O2 गैस जैसे मिली वो क्या हो गई, आपकी ऑक्सीजन गैस होगी, जो कि आपके लिए प्राणवायु गैस होती है। अब ये तो पहला तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे दिया उसने। दूसरा क्या किया, इसको इस प्रकार से उसने संतुलन को बनाया। दूसरा उसने क्या किया कि पेड़ पौधे वर्षा कराकर पृथ्वी पर वायुमंडल में जल की उचित मात्रा को बनाए रखते हैं। मान लीजिए अगर वर्षा ना हो तो जो नीचे वाला अंडरग्राउंड वाला वाटर है और पृथ्वी के ऊपर जो पानी है वो उसमें कमी आ जाएगी, और इसको नमी को बनाए रखने के लिए भी सहायक करते हैं। दूसरा क्या है कि पेड़ पौधे ही अगर जो नाइट्रोजन हमें मिलता है नीचे जो पृथ्वी में मिलता है वो कहाँ से मिलता है, क्योंकि जो हमारे आपको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी % होती है, लगभग 78% होती है। 78% जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, यही जो पानी के साथ घुल करके नीचे आता है थोड़ा, ठीक है, और घुल करके मिट्टियों में मिल जाता है। नाइट्रोजनी जो उर्वरक पदार्थ होता है जो पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, फिर इन्हीं के माध्यम से पेड़ पौधे अपना पोषक तत्व के रूप में इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजनिक उर्वरक के रूप में। ठीक है,
अब इस प्रकार से इन्होंने पेड़ पौधों ने वर्षा करा करके पृथ्वी की जो पानी की कमी थी उसको कंप्लीट कर दिया। साथ ही साथ इसने क्या किया, अब इससे जब पानी मिलेगा तो जो वायुमंडल का टेम्परेचर रहेगा कहीं ना कहीं वो संतुलित होगा, कम होगा। और क्या होगा, मिट्टी के कटाव को रोककर उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। अगर मिट्टी का कटाव नहीं हो रहा है तो जो उसकी उर्वरा शक्ति है वहाँ के एरिया की, तो उस एरिया की मिट्टी को उर्वरा शक्ति बनाए रखे। अगर कटाव हो रहा है तो उर्वरा जो शक्ति होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो उर्वरक वाली मिट्टी होती है ऊपर होती है, वो बह जाएगी, दूसरे स्थान पर चली जाएगी, तो आपके खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। इसके लिए जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं सहायक होते हैं, वो रोके रखते हैं उर्वरा शक्ति को, और मिट्टी को कटने नहीं देते हैं, और मिट्टी वहीं पर रुकी रहती है और उर्वरा शक्ति आपकी खेती की बनी रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर गा है, जनसंख्या बढ़ने के से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उत्तर में लिखेंगे, जनसंख्या बढ़ने से निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, अधिक अन्न उगाने तथा मकान बनाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो यही पड़ रहा है कि जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से हो रही है। क्योंकि लोगों को रहने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, वनों को काट करके खेत बनाएंगे, वहाँ पे अन्न उगाएंगे। अब रहने के लिए उनकी जगह चाहिए, तो मकान बनाने के लिए कहीं ना कहीं अब वो वनों को काट कर ही मकान बनाएंगे। तो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित भी हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, अधिक मकानों के बनने तथा कारखानों में लगाए जाने के कारण कृषि कम हो रही है। तीसरा पॉइंट है, अधिक उद्योगों और वाहनों से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। जबकि चौथा पॉइंट है, इससे ऊर्जा के स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर घ, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। उत्तर में लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला तबका है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, इसको सबसे टॉप पे लिख लेंगे। दूसरा हमारा और भी है, जैसे कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, मिट्टी का तेल है, गोबर गैस है, गोबर के कंडे हैं, बिजली है, आदि ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। प्रमुख स्रोत की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, सिर्फ सूर्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, मिलान कीजिए। यहाँ पे दे रखा है, वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि, जल प्रदूषण, छोटा परिवार, वायु प्रदूषण। इसका मिलान करना है। इधर साइड में राइट हैंड साइड में सुखी परिवार, श्वसन संबंधित बीमारी, पर्यावरण प्रदूषण, वास स्थान में कमी और पेचिश। तो पहला मिलान हम कर देंगे। पहला, वृक्षारोपण से क्या होगा, पर्यावरण हमारा संतुलित रहेगा। जनसंख्या अगर वृद्धि होती है तो उससे क्या होगा, जो वास स्थान में रहने के स्थान होंगे वहाँ पे कमी आएगी और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। जल प्रदूषण से क्या होगा, हमें पेचिश जैसी बीमारी हो सकती हैं। छोटा परिवार होने से क्या फ़ायदा होगा, सुखी परिवार होगा। और वायु प्रदूषण से क्या होगा, श्वास लेने में, श्वास से संबंधित हमें बीमारियां हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर का, जल का मुख्य स्रोत है। जल का मुख्य स्रोत कौन सा है, हैंडपंप है, क्या तालाब है, क्या वर्षा है। तो आपको मालूम होगा कि जल का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है, वो वर्षा का जल होता है। प्रश्न नंबर ख, प्रदूषित जल के पीने से रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है, क्या खसरा हो जाता है, क्या कैंसर हो जाता है, क्या हैजा हो जाता है। तो हैजा नामक रोग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर ग आपके सामने दे रखा है, समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र से हमें क्या प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है कि जड़ी बूटी प्राप्त होती है। तो पेट्रोल, समुद्र से हमें क्या प्राप्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। हमें आयोडीन प्राप्त होती है। और आयोडीन का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, किस बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो घेघा रोग से बचने के लिए हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, हम नमक में मिला करके आयोडीन खाते हैं, कहते नहीं है आयोडीन युक्त नमक है। प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थानों को भरें। प्रश्न नंबर, इसमें पहला कथन दे रखा है, कल कारखानों से निकले खाली स्थान है को नदी में बहा देने से उसका जल खाली स्थान हो जाता है। तो कल कारखाने से क्या चीज़ निकलता है जिसको हम नदी में बहा देते हैं तो क्या हो जाता है कि प्रदूषित हो जाता है। तो खाली स्थान में भर देंगे हम लोग कल कारखाने से निकलने वाले कचरों को खाली स्थान में। और दूसरा खाली स्थान यहाँ पे लिखा है नदी, अगर इसको कचरों को हम नदी बहा देते हैं तो उसका जल होता है वो कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अगला है कथन, प्रश्न नंबर खा, पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन सीमित मात्रा में, जितने में पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो कितने किसमें है, सीमित मात्रा में हैं।
यहाँ पे खालिस्तान में भर देंगे हम लोग सीमित मात्रा। प्रश्न नंबर ग है साधारण नमक, यानी कि कहाँ पाया जाता है? जो साधारण नमक होता है कहाँ पे पाया जाता है? वो हमें समुद्र में पाया जाता है, क्योंकि हमको मालूम होता है जो समुद्र का पानी है लवड़ी है, उसमें NaCl होता है, नमक होता है, उसको हम फिर से फैक्ट्री में बेच कर, रिफाइनरी में बेच कर उसको शुद्ध करके खाने योग्य बनाते हैं। अगला लास्ट कथन है गंगा के प्रदूषण का बढ़ना किसका संकेत है? खतरे का संकेत है। अगर गंगा का प्रदूषण बढ़ा है तो कहीं ना कहीं खतरे का संदेश है, संकेत है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।